नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक। इसी सीरीज का आज चौथा वीडियो रहेगा। इसमें हम देखेंगे NCERT क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है, वो हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय प्रदेश। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग के सारे चैप्टर कर लिए। पर्यावरणीय प्रदेश समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। एक वीडियो पहले डाला था अक्षांश और देशांतर का, वो देख लो ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि यहाँ भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय प्रदेश। तो पर्यावरणीय प्रदेश पढ़ने से पहले हम समझेंगे, ये देखिए पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है। हमने दो तरीके की रेखाओं की बात की थी, अक्षांश रेखा, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी रेखा। ये जो रेखाएं है ये ग्लोब पर अक्षांश रेखा है ना। अक्षांश रेखाओं का काम क्या है? ताप कटिबंधों का विभाजन होता है अक्षांशों के आधार पर। तो हमने पढ़ा था ये आडी रेखा जो ग्लोब पर, ये पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप जिसे हमने ग्लोब कहा, ये आडी रेखा अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमने बहुत सारी अक्षांश रेखाओं की बात की थी, टोटल 181 अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 1 से उन्होंने बहुत सारी बातें हमने की थी उस चैप्टर में, और इनमें कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये देखिए आपका ग्लोब है। ग्लोब की बात करें, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। ये जो बीचों बीच जो रेखा जा रही है इसका नाम है विषुवत रेखा। भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पूरी धरती को दो भागों में बांटती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये वाला दक्षिण गोलार्ध। हमने इसमें देखा था क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण हम देखिए ऊपर यदि देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हमने कर्क रेखा का, इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हमने मकर रेखा का। सूर्य इन दो रेखाओं के बीच में ही घूमता रहता है, इसलिए सूर्य सीधा चमकता है तो गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है तो इसे हमने बोल दिया उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब हो गया क्षेत्र विशेष। तो उष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य सीधा चमकता रहता है तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। फिर यदि हम बात करें 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध और 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में जो सूर्य की किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ती है, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। तो ये भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। आगे की हम बात करें, जैसे आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वर्त से, मतलब 66.5 से उत्तर 90 डिग्री और 66.5 से दक्षिण में 90 डिग्री, ये दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। ठंड को अपन बोलते हैं शीत। तो ये हो जाएगा शीत कटिबंध। तो दोनों गोलार्ध में इधर भी शीत कटिबंध हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। अब एक बात तो क्लियर है कि भूमध्य रेखा के आसमान भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास तापमान बहुत ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है, ठंड है वो बढ़ती जाती है। तो इधर देखिए, इनको बोलेंगे हम निम्न अक्षांश। 0 छोटी डिजिट है तो इनको बोलेंगे निम्न अक्षांश, 90 बड़ी डिजिट है इनको बोलेंगे उच्च अक्षांश। तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों में जाते हैं तो तापमान घटता जाता है और ठंडक बढ़ती जाती है। तभी आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों पर आपने पढ़ा होगा, है ना, बर्फ जमी रहती है। तो थोड़ा सा देख लो। देखिए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। नीचे रो का मतलब तापमान कम होता जाता है, और भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर, तापमान वो क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो इस आधार पर हमने बांटा है पूरी पृथ्वी को ताप कटिबंध में। तो बेसिक हम सामान्य तौर पर 3 ताप कटिबंधों में बांटते हैं। ये आपका उष्ण कटिबंध, ये दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण, और ये शीत कटिबंध। तो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधों में। सबसे पहले ताप कटिबंध का नाम, फिर उसकी अक्षांशीय स्थिति ग्लोब पर है ना कहाँ है, उसके बाद उस कटिबंध, उस बेल्ट की खास विशेषता 2-4 पॉइंट में मैंने कोशिश की है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए, पहला जो ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंधीय ताप, है ना, उष्ण कटिबंधीय, है ना, उष्ण कटिबंध, जिसको निम्न अक्षांशों में, ये इनको निम्न अक्षांश बोलेंगे। 23.5 के बीच में दोनों गोलार्धों में ये उष्ण कटिबंध है। तो इधर अक्षांश स्थिति क्या रहेगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड, मतलब ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ये बेल्ट। तो यहाँ सूर्य सीधा चमकता है, तापमान ज्यादा है, तो विशेषताएं क्या रहेगी? सूर्य सीधा चमकता है इसलिए जलवायु क्या होगी? गर्म होगी और आर्द्र होगी। भाई तापमान ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा है,
तो गर्म भी होगा यहाँ की जलवायु और आर्द्र भी होगी। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत, कम से कम एक बार लंबवत, हालांकि भूमध्य रेखा पर 2 बार भी होती है, तो यहाँ कम से कम सूर्य की किरणें एक बार लंबवत है ना पड़ती है। नेक्स्ट यदि बात करें, मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, सर्दी गर्मी समान रहती है। उदाहरण यदि हम बात करें इस बेल्ट का, तो आपने देखा होगा भारत है ना, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा भारत और दक्षिणी गोलार्ध में हो गया ब्राजील। तो भारत, ब्राजील और श्रीलंका भारत के पास ही है। तो ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय बेल्ट में आने वाले क्षेत्र है। भारत पूरा नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत आता है। तो ये इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल हो जाएंगे, भारत, ब्राजील और लंका उष्णकटिबंधीय पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीत और उष्ण दोनों मिल गए तो शीतोष्ण कटिबंध मतलब ये वाला 23.5 से 66, ये वाला इस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 से 66 दक्षिण गोलार्ध में भी है ना। इनको बोलेंगे मध्य अक्षांश, भाई ये मध्य में है ना, तो मध्य अक्षांश। तो शीतोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांश में अक्षांश स्थिति क्या रहेगी 23.5 से 66 दोनों गोलार्धों में। तो 23.5 से 66 दोनों गोलार्धों में ना, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ सूर्य कभी भी सिर पर नहीं चमकता, क्योंकि 23.5 से ऊपर जाएगा ही नहीं, कभी भी सिर पर नहीं चमकेगा। यहाँ कुछ एक ऋतुएं बनेगी, जैसे बेसिकली 4 ऋतुएं बनेगी, बसंत ऋतु, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। तो इस बेल्ट में इस तरीके की 4 ऋतुएं बढ़ेगी। उदाहरण यदि बात करें तो उदाहरण उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा ब्रिटेन, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में हो गया न्यूजीलैंड। तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन, यूरोप में और दक्षिणी गोलार्ध में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया, जो महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप जिसमें न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये शीतोष्ण जो कटिबंध मध्य अक्षांशों की बात हो गई। फिर हम बात करेंगे शीत कटिबंध, 66 से 90 इधर भी और इधर भी दोनों गोलार्धों में, 66 से 90 शीत कटिबंध। तो देखिए शीत कटिबंध इनको बोलेंगे उच्च अक्षांश, डिजिट ज्यादा है ना 90 के आसपास है ना, तो उनको बोलेंगे उच्च अक्षांश। 66 से 90 दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है ना। यदि हम बात करें ये सबसे ठंडे प्रदेश है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पहुंचती है ना, दोनों छोर है तो सूर्य किरण तिरछी पड़ेगी। तो ये ठंडे प्रदेश है, इसलिए आपने पढ़ा होगा कि यहाँ 6 माह दिन और 6 माह क्या रहती है रात, और सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि तापमान कम होगा है ना, तो बर्फ जमी रहेगी। यदि हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, इधर देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये आर्कटिक महासागर पड़ा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ा। तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो हो जाएगा आर्कटिक प्रदेश, जिसमें कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह आपने पढ़ा है ना। उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिका कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर है ना। इधर वर्ल्ड मानचित्र में देखो तो ये दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तरी गोलार्ध में ये आर्कटिक महासागर, इसके आसपास ये देखिए स्क्वेंडिया देश हमने पढ़ा था, ये कनाडा वाला भाग। तो ये हो गए पृथ्वी के 3 कटिबंध, तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अब यूं टॉपिक का नाम है पर्यावरणीय प्रदेश। पर्यावरणीय प्रदेश क्या है, बहुत सिंपल परिभाषा है। पर्यावरणीय प्रदेश विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण पर्टिकुलर एरिया जिनके विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। पर्यावरणीय प्रदेश का मतलब क्या है कि विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, यही क्या कहलाते हैं, पर्यावरणीय प्रदेश कहलाते हैं। तो अलग अलग पर्यावरणीय प्रदेश है, तो टोटल 7 पर्यावरणीय प्रदेश की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च भूमि की, इसमें समानता होगी है ना, भूमि सामान्य से ऊंची होगी। तो उच्च भूमि नाम से पता चल रहा है भूमि ऊंची है, तो ऊंची ऊंची चोटियां, भाई चोटी होगी तो गहरी खाइयां भी होगी है ना, कुल मिला के पहाड़ी इलाके की हम बात कर रहे हैं। तो उच्च भूमि में ऊंची ऊंची चोटियां, गहरी खाइयां होगी। तो यहाँ का जलवायु क्या होगा, तापमान कम होगा। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं समुद्र तल से तापमान कम होता जाता है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि उच्च भूमि है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये पर्वत है, जैसे चोटी है तो यहाँ लोग भी रहते हैं, तो वो कृषि कैसे करते हैं, तीव्र ढाल होते हैं तो इनको क्या करते हैं, वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाकर रहते हैं। तो वहाँ कैसे खेत बनाएंगे, सीढ़ीनुमा खेत, चाय और फलों के बागान। आपने देखा होगा भारत का, जैसे आप मानचित्र देख रहे हो, ये वाला जो बेल्ट है हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि उच्च भूमि आ गई, इस क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी स्टेट है, जैसे हम बात करते हैं इधर असम की बात करें, तो हिमालय का तराई की बात करें, और असम में जैसे चाय आप पढ़ रहे हो, हिमाचल में भी आप देख रहे हो आलू वगैरह देख रहे हो है ना, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भी आप चाय देख रहे हो। तो पहाड़ी इलाकों में है ना सीढ़ीनुमा खेत बनाकर क्या करते हैं, वो कृषि करते हैं। पहाड़ों में चाय और फलों के बागान ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें भारत में हिमालय ये वाला, उसके बाद नीलगिरी पर्वत, देखिए ये पश्चिमी घाट है
और पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, है ना, वहाँ नीलगिरी पर्वत, तो यहाँ के लोग भी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ भी, तो उत्तर पूर्वी भारत, तो भारत के अंदर हिमालय, इसके अलावा नीलगिरी, पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी भारत, है ना, याद रह जाएगा। चाय और बागानों की खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर करते हैं, ये उच्च भूमि है। नेक्स्ट यदि हम बात करें निम्न कृषि भूमि, निम्न कृषि भूमि तो बहुत ईजी है। देखिए निम्न कृषि भूमि है तो समतल मैदान है, ऊंचाई कम होती है। भाई निम्न का मतलब क्या है? कम ऊंचाई, है ना। मिट्टी यहाँ की उपजाऊ होती है ज्यादातर, जैसे मैदान, जैसे हवा द्वारा निर्मित मैदान भी होते हैं, नदियों द्वारा निर्मित मैदान भी होते हैं, तो यहाँ की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। कृषि यहाँ अच्छी होती है, कृषि अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन संख्या में भी ज्यादा होगी, जनघनत्व भी ज्यादा होगा, तो जनसंख्या अधिक और डेंसिटी भी, मतलब जनघनत्व भी अधिक। जैसे हम बात करें उत्तर का विशाल मैदान है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, ये निम्न मैदान है, तो यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो एग्रीकल्चर अच्छा है, तो पॉपुलेशन में क्या होगा? अच्छा होगा, है ना, और डेंसिटी भी ज्यादा होगी। फिर हम बात करें आर्द्र और शुष्क प्रदेश, दो टाइप के, आर्द्र जहाँ नमी ज्यादा, शुष्क, है ना, ड्राइनेस ज्यादा है, तो आर्द्र और शुष्क प्रदेश क्या है? जैसे आर्द्र प्रदेश की हम बात करें तो वर्षा खूब होगी, घने जंगल होंगे, तो आर्द्र प्रदेश में वर्षा ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, है ना। यदि बात करें शुष्क प्रदेश की तो वर्षा कम होगी, तो क्या होगा? मौसम क्या होगा? शुष्क होगा। तो इस तरीके के प्रदेश आर्द्र और शुष्क प्रदेश। फिर बात करें वन क्षेत्र के, वन क्षेत्र किसे कहते हैं? पेड़ पौधे झाड़ियों से आवर्त विस्तृत भूभाग होगा, उसको वन कहेंगे। तो क्या है वन क्षेत्र? किसे कहेंगे? पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियां होगी, से ढका विस्तृत भूभाग होगा, उसे क्या कहेंगे? वन क्षेत्र कहेंगे। यदि हम बात करें वन क्षेत्र की, तो वन कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे सदाबहार वन, जो सदा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार वन, पतझड़ वन, जो पत्ते झाड़ देते हैं, अलग अलग टाइप के वन है, कंटीले वन, है ना। तो याद रखिए, तो ये हो जाएगा सदाबहार, पतझड़, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यदि हम बात करें वन क्षेत्र की, तो भूमध्य रेखीय अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर ये देखिए मानचित्र आप देख रहे हो, कांगो जायरे वाला देश है, भूमध्य रेखीय वर्षा वन क्षेत्र हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके अलावा ये देखिए ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अमेजन के घने जंगल, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो याद रखिए भूमध्य रेखीय अफ्रीका वाला जो वन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भी वन है, और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो ब्राजील वाला हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा आपका वन क्षेत्र। फिर हम बात करें घास के मैदान। देखिए घास के मैदान कहाँ होते हैं? देखिए कम वर्षा होगी तो वहां तो मरुस्थल हो जाएगा, और वर्षा ज्यादा होगी तो घने जंगल हो जाएंगे। वर्षा इतनी है कि न तो कम है और न ज्यादा है, तो वहां घासें उगाती है। तो याद रखिए घास मैदान देखिए कहाँ बनेंगे? वर्षा जहाँ औसत होगी, जिससे वहां घास मैदान हो जाएंगे, और इन घास मैदानों का प्रयोग चारागाहों के उपयोग में लाया जाता है। यदि हम बात करें प्रेरीज, जैसे आप ये देख रहे हो वर्ल्ड के मानचित्र में, ये देखिए यूएसए के अंदर जो प्रेरीज प्रदेश है, आपने देखा ये वाला प्रेरीज प्रदेश उत्तरी अमेरिका में यूएसए में है, जिसे शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। भाई शीतोष्ण ही हो जाएगा ना, 23.5 से ऊपर शीतोष्ण हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला देख रहे हो आप, यूरोप और एशिया, ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है। तो यूरोप और एशिया के बीच का जो बेल्ट है, ये भी शीतोष्ण घाट के मैदान है, और इसे कहते हैं स्टेपीज। तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण वाला है, ये देखिए, है ना। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। स्टेपीज यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सवाल कई बार यूं पूछते हैं प्रेरीज किस प्रकार का घास मैदान है ना, तो याद रखिए शीतोष्ण है ना, क्योंकि आपने इधर देखा इस बेल्ट में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें मरु प्रदेश। मरु प्रदेश बहुत ईजी है, क्या? हरी भरी वनस्पति का अभाव है, कमी है, वो मरु प्रदेश, सिंपल। अब दो टाइप के होते हैं, गर्म मरु प्रदेश भी होते हैं, ठंडे मरु प्रदेश भी होते हैं। गर्म भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें, सॉरी भारत की बात करें, ये थार मरुस्थल है ना, ये जो थार का मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है। इसी तरीके से भारत में ये लद्दाख का जो बेल्ट है वो ठंडा मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल हो जाएगा, लद्दाख है ठंडा मरुस्थल हो जाएगा। तो मरु प्रदेश जहाँ वनस्पति का अभाव है, तो गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल, दो टाइप के होते हैं। थार मरुस्थल जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती है, और हम वनस्पति के अंदर पढ़ेंगे पत्तियाँ बहुत छोटी होती है, विशेष तौर से कांटों में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि इनके पौधों के पास पानी का अभाव होता है। दूसरा लद्दाख मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, और ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पशु याद रखना याक है, और इस याक के घने बाल होते हैं जो ठंड से इनकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। 2 लेयर होती है ना, तो याक याद रह जाएगा। तो मरु प्रदेश समझ में आ गया, ठंडे और गर्म दो टाइप के। फिर बात करेंगे लास्ट वाला ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब इस मानचित्र में देख पा रहे हो, उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला,
है ना, ये ध्रुव हो जाएगा, ये ध्रुव, मतलब ग्लोब पृथ्वी का जो दोनों छोर है वो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ क्या है, ठंड ज़्यादा पड़ेगी, है ना। इधर भी आप देख रहे हो वर्ल्ड के मानचित्र में, ये उत्तरी ध्रुव है आर्कटिक प्रदेश के आसपास, ये दक्षिण ध्रुव है अंटार्कटिक महाद्वीप के आसपास। तो यहाँ बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ ठंडे प्रदेश होंगे, तो ध्रुवीय प्रदेश ग्लोब के दोनों छोर ध्रुव कहलाते हैं। उत्तरी ध्रुव ये देख रहे हो आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ सदैव ये क्या रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए यहाँ वनस्पति का क्या होता है, अभाव। देखिए उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक प्रदेश है, ये वाला कनाडा वाला वगैरह, ये वाला उत्तरी ध्रुव के आसपास, यहाँ एस्किमो जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जिनके घरों को इग्लू कहते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा है। यहाँ सील मछली पाई जाती है, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, मॉस लाइकन जैसी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो एक चीज़ और इसमें आप समझ लो, तापमान और दाब का सदैव उल्टा संबंध होता है, तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम, और है ना, सिंपल। तो ये था पर्यावरणीय प्रदेश। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी सीरीज का यह चौथा जो वीडियो है ये कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।